नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। जो राज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है उस पर स्वागत करता हूं। अब मैंने जो अभी पिछले टाइम में जो एक तो रिट लेवल फर्स्ट है, रिट लेवल सेकंड है, रिट लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो आपने देखा होगा राजस्थान के अंतर्गत 100 नंबर का राजस्थान का पोर्शन आ रहा है, जो राजस्थान कल्चर वाला है, राजस्थान की जो हिस्ट्री वगैरह है और जो राजस्थान की ज्योग्राफी है। इसी प्रकार से ये सेम सिलेबस ही जो रिट लेवल 2 है उसके अंतर्गत भी 80 नंबर का जो पोर्शन है। और उसके अंतर्गत यदि आप देखोगे तो राजस्थान के जो स्वतंत्रता आंदोलन और जो शौर्य परंपरा या जो इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अपने 9th जो 6 से लेकर के जो 10th तक की क्लासें हैं जो राजस्थान बोर्ड के अंतर्गत चलती है, उनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो आज ही लेटेस्ट वैकेंसी आई है आपके ईओ की वैकेंसी आई है, ईओ की वैकेंसी के अंतर्गत भी राजस्थान का सबसे ज़्यादा वेटेज उन्होंने दिया है। उस पर भी हम अभी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अपन को इन राजस्थान बोर्ड की किताबों को स्टार मेथड से पढ़ना है। कैसे स्टार मेथड से पढ़ना है वो भी हम पढ़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। देखो, सबसे पहले हम जब ईओ का सिलेबस देखते हैं जो अभी तक इन्होंने दिया है, इसको आगे डिस्क्राइब करेंगे। जो राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड जो आज ही वैकेंसी आई है और अधिशासी ग्रेड 4th के लिए, अब इन्होंने क्या दिया है सिलेबस के अंतर्गत, एक तो सामान्य ज्ञान दिया है, जिस सामान्य ज्ञान में भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली से संबंधित चीज़ दी गई। सेकंड, ये सारी तो एक चीज़ पोर्शन आ गया। और पूरा ये जो 80 नंबर का पोर्शन आ रहा है, ये कितने नंबर का आ रहा है? 80 नंबर का। तो यदि 40 नंबर का ये आ जाता तो 40 नंबर का राजस्थान का जो पोर्शन रहता है, इसमें राजस्थान की इतिहास है। अब इतिहास से संबंधित जो भी चीज़ें होगी उनको अपन पढ़ेंगे, कला से संबंधित जो भी चीज़ें होगी उनको भी पढ़ेंगे, अपन अपने आप डिस्क्राइब कर देंगे। राजस्थान बोर्ड की 6 से लेकर के जो 12th तक की किताबें हैं वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है किसी भी एग्जाम के जो निकालते हैं उनके अंतर्गत, एक तो होता है सिलेबस। आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। सिलेबस के अलावा एक चीज़, सेकंड चीज़ होती है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो हम सिलेबस को तो आपको, चाहे ये सिलेबस हो, चाहे लेवल फर्स्ट का सिलेबस हो, चाहे लेवल सेकंड का सिलेबस हो, चाहे आपका आरएस का सिलेबस हो, इसको आपको अपने जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं कम से कम 3 या 4 प्रति के अंतर्गत इसको सिलेबस को निकाल लीजिए और जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ चिपका दीजिए। आपके पास जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, वो सिलेबस आपके पास हमेशा होने चाहिए। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हमें किस प्रकार से उसमें से पढ़ना है वो हमको गाइड करते हैं। और सबसे अच्छा यही मेथड रहता है कि हमें जो राजस्थान बोर्ड के अंतर्गत जो किताबें चलती है, ये तो राजस्थान में चलती है, और बाकी जो लोकल दूसरी बुक्स हैं वो सारी सारी अब आजकल सभी एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी की है। राजस्थान बोर्ड ने भी क्या किया है, अब एनसीईआरटी की किताबें चलती है। कुछ किताबें जो है राजस्थान बोर्ड में अलग चलती है। अब हम राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत और राजस्थान के भूगोल और समसामयिक की जो भी करंट अफेयर्स है ये पढ़ेंगे। ये पोर्शन रिट लेवल फर्स्ट के अंतर्गत है, रिट जो फर्स्ट लेवल के अंतर्गत है। इसके अलावा जो सेकंड लेवल के अंतर्गत है। इसके अलावा आरएस प्री और आरएस मुख्य परीक्षा के अंतर्गत है। और ये आपने अभी देख ही लिया है, ये ईओ के अंतर्गत भी है। तो इस सिलेबस में से हमें बिल्कुल टू दी पॉइंट और अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट जो 40 नंबर का इसके अंतर्गत है, राजस्थान की नगर पालिका अधिनियम 40 नंबर का है, जो नगर निकायों से संबंधित विविध नियम और योजनाएं, जो लेटेस्ट करंट से संबंधित कई चीज़ें आएगी। इसी प्रकार से यदि हम सिलेबस की बात करें, ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के अंतर्गत आया हुआ है। जो अपन इसकी रिट की मुख्य परीक्षा है, रिट की जो मुख्य परीक्षा है उसके अंतर्गत आ गया है। यदि आप पास हो रहे हैं रिट में तो भी ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो भी इनको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हमें कंपटीशन की तैयारी के लिए बीच में हम विराम नहीं दे सकते। तो इसमें क्या किया जाती है, देखो, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, गणेश्वर, ऐतिहासिक घटनाएं, स्थापत्य स्मारक, बावड़ी इत्यादि आ गए, मेले त्यौहार आ गए, सांस्कृतिक परंपराएं आ गई, धार्मिक आंदोलन आ गए, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, व्यक्तित्व, आभूषण, चित्रकला। 1857 की क्रांति में राजस्थान में जनजाति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, एकीकरण, राजस्थानी भाषा, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आई हुई है? 9th क्लास वाली जो अपने बुक चलती है, ये वाली राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट चीज़ यदि अपन इसके अंतर्गत देखें तो राजस्थान की क्या है, क्षेत्रीय बोलियाँ। ये आप ये समझ लीजिए 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन तो आपके यहीं से आएंगे रिट के अंतर्गत। ये कि ये पोजीशन इसके अंतर्गत रह जाएगी, आपके ईओ के अंतर्गत रह जाएगी। आप यदि आरएस प्री का दे रहे हैं, आरएस मेंस का दे रहे हैं, इन सीरीज को आप जरूर देखें। और इस सीरीज में हमने क्या है, सारा जो पढ़ने का मेथड है वो स्टार मेथड लिया है।
जो आपको 5 स्टार मेथड, 3 स्टार मेथड, 4 स्टार मेथड कैसे इनका यूज़ करना है उसको हम लेते हुए चलेंगे। और इसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर्स के सारे जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम निकालते हुए चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक लेंगे अपन लोग 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान की जनजाति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, इनको तो आगे देखेंगे। 1857 की क्रांति से संबंधित आज सारी चीज़ों को देखेंगे। इससे पहले हम इस पार्ट की जो आपकी 9th क्लास की किताब है उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो एक तो दिया हुआ, सबसे पहले दिया हुआ राजस्थान की 1857 की क्रांति दी हुई है। अब 1857 की क्रांति दी है, ये राजस्थान से संबंधित ही क्रांति है। फिर राजस्थान के क्रांतिकारी दिए हुए हैं, इनसे संबंधित कौन कौन से। फिर 1857 की क्रांति, तो अब इसको भी यदि देखो समझने का प्रयास करो, सारी चीज़ें क्रमबद्ध हुई है। यदि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, कि इन्होंने विद्रोह किया है, सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया, तब तो ये हुई क्रांति। और इसके अंतर्गत जो भी क्रांतिकारी हैं कि जिन्होंने क्रांति का काम किया, लड़ाई झगड़े का, यदि जो अंग्रेजों एवं सामंतों या कह दो राजाओं के विरुद्ध यदि किसानों ने विद्रोह कर दिया, किसने विद्रोह कर दिया, किसानों ने विद्रोह कर दिया, तब हम उसको कहेंगे किसान आंदोलन। यदि यही विद्रोह जनजातियां कर देती है तो उसको कहेंगे जनजातीय आंदोलन। यदि सारी प्रजा कर दे तब हम उसे कहेंगे जन जागृति या प्रजामंडल कहेंगे। और इसके बाद में फिर राजस्थान का एकीकरण और शौर्य परंपरा के बारे में दिखाया गया। अब हम इसको कुछ पाठ को पढ़ते हुए चले। तो 1857 की क्रांति में पढ़ने से पहले इस पाठ में क्या क्या चीज़ें अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के अंतर्गत। सबसे पहले पढ़ेंगे मुगल थे, और मुगलों के बाद में आगे मराठे। मुगलों ने तो शोषण किया ही किया, इसके बाद मराठा आ गए, मराठों का काम भी यही रहा और इनका शोषण का तरीका और बढ़ता गया। फिर आ गए अपने अंग्रेज। फिर इन्होंने सोचा मराठों से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने क्या किया, अंग्रेज राजाओं से संधियाँ की। संधियाँ पहले भी 1803 से स्टार्ट भी कर दी थी, फिर कुछ 1818 1823 तक ये संधियाँ चलती रही थी। अब ये संधियाँ चलती रही, धीरे धीरे इन्होंने भी क्या किया, शोषण की प्रवृत्ति रही, और इन्होंने इस शोषण की प्रवृत्ति से फिर क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई। अब इस क्रांति में भी इस पाठ के अंदर क्या देखेंगे, इसके असफलता के कारण क्या थे और फिर इसके परिणाम क्या थे। और इसके बाद में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 1857 की क्रांति में मुगल आए थे, मुगलों के बाद मराठों का स्थापत्य आ गया, मुगल कमज़ोर हो गए तो मराठा आ गए, मराठों के बाद में अंग्रेजों जो राजा थे, राजाओं ने अंग्रेजों के साथ में जो संधियाँ की, संधियों के बाद में 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति कौन कौन से राजस्थान के जगह पर हुई थी, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। असफलता क्यों रही थी, परिणाम क्या थे, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रहे थे। अब अपन देखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में और स्टार मेथड को समझते हुए चलेंगे। देखो, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता एक बार की तो मराठों ने भर दी, और मराठों ने दक्षिण के प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात में मालवा गुजरात में अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया। अब उनके स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, ये मालवा गुजरात अब राजस्थान में क्या हुआ, तसल्ली से प्रवेश कर गए। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में धन एकत्रित किया था। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे भी आप स्टार लगा सकते हो, इस पर 2 स्टार लगा दो, मतलब कम इंपोर्टेंट, 3 स्टार थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 4-5 स्टार लगा सकते हो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। और 7 स्टार का मतलब है जहाँ क्वेश्चन पक्का ही लगता है, पिन पॉइंट यहाँ से पढ़ सकता है, उनका रिवीजन हम रिकॉल ज़्यादा करते हैं, रिवीजन में काम आते हैं। तो 1711 में प्रथम बार मराठों से पूछ लेंगे कि कहाँ पर किया था, तो मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में धन एकत्रित किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जयसिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के साथ में मराठों की समस्या के बारे में इन्होंने आपस में डिस्कस किया, विचार विमर्श किया कि भाई अब क्या करें इन मराठों का। फिर 1724 के अंतर्गत राजस्थान में मराठा आक्रमण में तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। तो बुद्ध सिंह जी थे, बूंदी के जो पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। अब इन्होंने क्या कर दिया, ये पदच्युत किए हुए थे बुद्ध सिंह, तो इन्होंने क्या किया, दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और ये इस प्रकार की कार्यक्रम करने वाला ये प्रथम अवसर था। तो ये 5 स्टार क्वेश्चन बन जाता है। अब इन 5 स्टार कैसे अभी रिवीजन करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिला। राजस्थान के मराठे कोटा मेवाड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहाँ से धन पाने के बाद कुछ समय संतुष्ट थे, लेकिन सगरी राजाओं
कोई नहीं, वरना शेठ शाहूकारों को भी लूटने लगे। इनके धीरे धीरे मराठों क्या थी, पहले राजाओं को लूटा, फिर राजाओं से संतुष्ट नहीं हुए, शेठ शाहूकार उनको भी लूटना शुरू कर दिया। राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने से हुआ था। बूंदी में हुआ था, जोधपुर में हुआ था और जयपुर रियासत के अंतर्गत भी हुआ था। चलो ठीक है, इसके अंतर्गत कोई नहीं। नादिर शाह के आक्रमण के समय, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 के समय। 1739 के समय आक्रमण के समय मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार की दलबंदी कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इनमें भी आपस में फूट पड़ी हुई थी। फूट पड़ेगा तभी तो कोई दूसरा राज्य करेगा। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठे राजस्थान में आने लगे। वहाँ लगा उनको ठीक नहीं है तो यहाँ राजस्थान में कब्जा कर लिया जाए। अब देखो यहाँ क्या है, साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान में चौथ और सरदेशमुखी धन प्राप्त करने का आदेश दिया। ये किसने दिया था? साहू ने दिया था। ये साहू वहाँ का राजा और पेशवा उसका एक मतलब वजीर टाइप होते थे। ये यही वसूलते थे चौथ और सरदेशमुखी। ये कहते थे हम आपकी सब तरह से सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए चौथा हिस्सा और सरदेशमुखी उसका 10वां हिस्सा करने का आदेश दिए थे। तो यहाँ से भी इस पॉइंट को याद रखना है। सवाई जयसिंह जो मालवा के सूबेदार बना, उसने मराठों को घेर लिया। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े थे। ये 1732 में क्या 32 में क्या किया, सवाई जयसिंह ने मालवा के सूबेदार बना और मराठों ने इसको पराजित कर दिया था। इस चक्कर में उसे 28 परगने देने पड़े। आजकल इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अपन को ये भी पता होना चाहिए कितने परगने उसको देने पड़े। तो ये कितने हो गए थे? 28 परगने हो गए थे। 3 स्टार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर मराठों का जो प्रभुत्व था वो 1761 से 91 तक रहा था और कमजोर स्थिति कारण विभिन्न राज्यों में मराठों का प्रभुत्व। राजस्थान के बढ़ते मराठा हस्तक्षेप से जयसिंह और अन्य राजपूत अब धीरे धीरे इनकी क्या हुई, इनको लगा कि इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने एक जो वुडा सम्मेलन किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। खाली नहीं किया जिसका पुनः संगठित करने के लिए अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों ने राजस्थान से निकलने का निश्चय किया। अतः जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर। अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जयपुर और जुलाई के अंतर्गत, जुलाई में भी 17 जुलाई थी, ये हुडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। हुडा आया हुआ है अपने भीलवाड़ा के अंतर्गत। ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। ये कहाँ गया? भीलवाड़ा के अंतर्गत आ गया। तो 17 जुलाई 1734 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए और इसके अनुसार राजस्थान के सभी शासक जब भी विपत्ति आएगी तो विपत्ति में क्या करेंगे, ये सहयोग करेंगे। और वर्षा ऋतु में इन्होंने सोचा कि हम रामपुरा के अंतर्गत एकत्रित रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे इनमें भी आपसी फूट थी और इस प्रकार से आपसी द्वेष के कारण क्या हुआ, वांछित परिणाम नहीं निकले। क्योंकि रियासती शासक देश थे, प्रतिभा संपन्न एवं क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहता। रियासतों की स्वार्थी नीतियों एवं कार्य समूह सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी बने। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने के लिए पुनः सफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा की और उसने महाराजा को जगत सिंह के आतिथ्य स्वीकार किया गया और उफार और चौथ समझौता दिया। तो ये भी आपको क्या है, पॉइंट ऐसे याद रखे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ रहा है, फिर वे जयपुर गया। जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों से समझौता करना चाहा पर वह असफल रहा था। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम ये निकला कि मुगलों के साथ साथ वे राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। अब मुगलों के थे अब ये किसके बन गए? इनके मराठों के बन गए। 1738 में कब आया था? 1738 में मुगल सम्राट के निजाम को बिना युद्ध किए दुर्राह सराय की संधि अब ये हो गई। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि दुर्राह सराय की संधि हुई थी 1738 में। मुगल सम्राट की ओर से निजाम को किसने किया था? ये निजाम को बिना युद्ध किए दुर्राह सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। ये बिल्कुल 3 स्टार लगाया, इसको 4 स्टार और 5 स्टार दे दो तो भी आप कर सकते हो। दुर्राह सराय की संधि कब हुई थी? 1738 में। मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए, निजाम कौन था? मतलब मुगल सम्राट की ओर से निजाम मतलब मुगल, इन्होंने क्या किया, मराठों से पराजित हो गए थे और मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, ये यहाँ से बनते हैं, ऐसे बनते हैं। पिन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर के सोजत, रायपुर, जैतरण परगना में चौथ वसूल करना प्रारंभ कर दिया। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर के तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। अब ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। राजपूतों के कौन थे? 1787 यहाँ पर थे प्रताप सिंह। कौन थे? प्रताप सिंह थे।
प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह के अलावा यदि आप उधर देखोगे तो ये इधर थे महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया सिंधिया महादजी सिंधिया थे। इन लोगों ने क्या किया कि ये तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त करने का काम कर लिया था। अब इसकी थोड़ी सी बैटरी डाउन हो रही है, उसको हम 1 मिनट के अंतर्गत ये भी चार्जर के अंतर्गत लगाते हैं, उसको पढ़ते हुए जाते हैं ना। वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को क्या किया, सहयोग किया था। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, 1 मिनट है ना, हाँ, फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों में मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया। परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले ने पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। चलो कोई बात नहीं। 1795 में मेवाड़ पर छूटावतों का अधिकार हो गया, अतः इनकी अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी, अब यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखनी है अपन को। 1802 के अंतर्गत क्या हुआ, अमीर खां पिंडारी नाथ द्वार पर अधिकार कर लिया और इसने भीम सिंह रियासत। अब ये अमीर खां पिंडारी आपने यदि पढ़ा होगा तो कसना कुमारी विवाद के अंतर्गत भी यही था, कसना कुमारी विवाद। तो इन्होंने भीम सिंह जी ने अपनी कसना कुमारी की शादी जो जोधपुर के शासक के साथ में करती थी, और जोधपुर के शासक के बाद में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद में भीम सिंह की मृत्यु हो गई, तो इन्होंने क्या किया कि इसकी शादी जयपुर के शासक के साथ में कर दी। अब जयपुर नरेश के साथ में कर दी, तो जो वो सोचते थे कि हमें साथ में रिश्ता आया हुआ है तो हमें इस प्रकार से शादी उनके साथ में होनी चाहिए। तो जो उनके बाद में उनके भीम सिंह जी तो एक्सपायर हो गए, बाद में मान सिंह जी ने कहा हम शादी करेंगे। तो ये जयपुर रियासत और जो जोधपुर रियासत थी, जो मारवाड़ रियासत थी, इनमें आपस में क्या था, जोधपुर की अवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता और उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था। उसके बाद में कृष्णा कुमारी को इनके खुद के फादर साहब ने जहर देख के अमीर खां पिंडारी के अलावा इसके हिसाब से उनको मार दिया था। दोनों ही पक्षों से भाड़े सैनिक, अब ये पिंडारी कम नहीं था, पिंडारी ने दोनों तरफ से लड़ रहे थे, जोधपुर में भी अपने सैनिक देता और यहाँ जाकर के जयपुर में अपने सैनिक थे, दोनों तरफ से भाड़े वाले सैनिक थे। ऊंची धनराशि लेकर के इनके बिल्कुल राज्य की आर्थिक स्थिति संकट के अंतर्गत करती थी। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों को शत्रु अंग्रेजों से मित्रता, इन्होंने सोचा कि अब यार ऐसा तो मामला बैठेगा नहीं, तो अंग्रेजों से क्यों नहीं दोस्ती कर ली जाए। तो जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह, जयपुर के महाराजा कौन से, पृथ्वी सिंह, 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा। अब यहाँ से देखो ये भी क्या बन रहा है, 3 स्टार क्वेश्चन बन रहा है। अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की और जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया और वे सफल नहीं हुए। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों की संधि करने के इच्छुक हो गए और 1803 में अंग्रेजों के सेनापति लॉर्ड लेक ने, किसने की, लॉर्ड लेक ने क्या किया भाई, लेक वाली ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये लसवाड़ीकरण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। लॉर्ड लेक कौन था, अंग्रेज था और अंग्रेजों ने किसको परास्त कर दिया था, यहाँ पर सिंधिया, मतलब कि मराठों को परास्त कर दिया था। अब ये आपसे पूछ लेंगे लसवाड़ी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो लॉर्ड लेक और वर्सेज सिंधिया और परास्त कौन हुआ था, ये सिंधिया परास्त होता, ये जीते थे लॉर्ड लेक। मराठों की इस पराजय से राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति स्वर्णावसर प्रदान कर दिया। 1803 में की जो अभी यहाँ से संधि शर्तें होने लगी कि भाई हम संधि कर लेनी चाहिए अंग्रेजों से, पर उन्होंने क्या कहा, दोनों एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, खीराज नहीं देंगे, आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सुरक्षा का दायित्व करेंगे, राज्यों के विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। अब इन्होंने बातें तो बड़ी लज्जतदार और अच्छी बातें कही थी, पर ऐसा वो उनके व्यक्तित्व में इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी। अब इन्होंने क्या किया, देखो दायित्व दिया। अब संध्या की जो संध्या यहाँ से हुई थी, भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर, ये 1800 यहाँ से 3 से स्टार्ट होने लगी थी। सबसे पहले यदि कई बार ये पूछ लेते हैं, सबसे पहले जो 1803 से संध्या स्टार्ट हुई थी वो किसने की थी, भरतपुर के बाद में किसने की थी, अलवर के बाद में जयपुर, फिर जोधपुर ने की थी। 1811 में सेंटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ, ये दिल्ली का रेजिडेंट बना।
उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर का पिंडारियों को विध्वंसकारी कार्यों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश में राजपूत राज्यों को, इन्होंने कहा यार इनसे मराठों से बचने के लिए राजपूत राज्यों का एक संघ बना देना चाहिए। इस प्रकार की भी बात हुई, चलो ठीक है। फिर तत्कालीन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सभी विरोधियों को दमन करने के लिए भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था। ये कौन सा चाहता था? हेस्टिंग्स चाहता था। किंतु ये तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को अन्य राज्यों के सीमित कर दिया जाए। तो इन्होंने हेस्टिंग्स महोदय ने क्या किया कि होलकर के साथ में संधि कर ली। इनसे परेशान थे तो कहा चलो इनसे एक बातचीत करके संधि कर ली जाए, किंतु होलकर सिंधिया को उनके राज्यों को सीमित कर दिया जाए, पिंडारियों की शक्ति का दमन कर दिया जाए। इसलिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य हो गया था। और राज्यों में सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे, जो इनके प्रभाव क्षेत्र में थे, सिंधिया के, होलकर के, पिंडारियों के, इनको धीरे धीरे अपने नियंत्रण में लेना स्थापित किया। तो अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को होलकर से एक नई संधि की। होलकर की संधि करके क्या था कि देखो उन्होंने संधि किया कि साथ संधि की, और इधर मेटकाप के नियंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, अब यहाँ से स्टार्ट हो गए थे वापस से। करौली सबसे पहले पूछ ले, वहाँ धौलपुर, इधर किसने की? करौली ने की थी। फिर उदयपुर, किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर कंपनी संधि कर ली थी। और सबसे अंत में 1823 में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, देखो 3 स्टार बन रहा है, सिरोही राज्य ने संधि की थी। और 1817 से 23 के दौरान राजस्थान में स्थापित ये ब्रिटिश अधिपत्य 1947 से स्वतंत्रता प्राप्त अक्षुण रहा था। अब अपन एक बार वापस से इसमें छोटा सा नीचे पॉइंट बचा हुआ था, ये 5 स्टार है, ये आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। कोटा, कोटा के कौन थे? राम सिंह जी थे। जोधपुर का तो तख्त ही बहुत बड़ा है, तो तख्त सिंह जी थे। भरतपुर के अंतर्गत कौन थे? तो जसवंत सिंह जी थे। उदयपुर में कौन थे? तो स्वरूप सिंह जी थे। इसमें मैंने जो येलो कर रखे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जयपुर में कौन से? राम सिंह द्वितीय थे, जिन्होंने वो कलर वलर वो कुछ ऐसा करवाया था। सिरोही के अंतर्गत कौन थे? शिव सिंह जी थे। धौलपुर के अंतर्गत कौन थे? भगवंत सिंह थे। धौलपुर, धौल, ध, भ, ऐसा कुछ ऐसा याद रख लीजिए। बीकानेर के सरदार सिंह, ये बीकानेर के सरदार सिंह थे। ये राजस्थान राज्य से बाहर भी गए थे। कब गए थे? 1857 की क्रांति के अंतर्गत। 1857 ईस्वी क्रांति जो हुई थी, इसमें सरदार सिंह बाहर गए थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको स्टार कर देना। करौली के कौन थे? मदन पाल जी थे। अब जब कोटा पर 1857 की क्रांति हो रही थी, 6 महीने तक इन्होंने, क्रांतिकारियों ने अपने आप को कर लिया था और इनको एक प्रकार से हाईजैक टाइप कर लिया था। तो करौली के शासक ने मदद की थी। करौली के शासक कौन थे? मदन पाल थे। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला थे। बूंदी के राम सिंह जी थे। अलवर के विनय सिंह जी थे। जैसलमेर के रणजीत सिंह जी थे। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह जी थे। प्रतापगढ़, प्रताप, दलपत, पत और दलपत। बांसवाड़ा के भगवान लक्ष्मण कर दो, बांस खा रहे हैं लक्ष्मण, भगवान के पास में क्या है? बांस है। डूंगरपुर के क्या हैं? उदय सिंह आए हुए हैं। तो ये कुछ कुल मिलाकर के इनको अच्छे से याद कर लेना है, इसको अच्छे स्टार लगा लीजिए। अब इसके बाद में 19वीं सदी में यहाँ रियासत की थी, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 20 रियासतें थी, कभी 19 सत्ता, कभी 20 सत्ता। तो आपको RBSE की बुक को ही ध्यान में रखना है। इनमें से 17 राजपूत थी, 2 जाट थी और 1 मुस्लिम शासक थे। अब इन्होंने संधियों कुछ सामान्य शर्तें थी, इन संधियों को देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन यहाँ से वैसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनता, फिर भी आप मेंस के यदि RS का देता है तो उसके पर्सपेक्टिव पढ़ लीजिए और आपकी एक जो थॉट है वो अच्छे होते हैं। अंग्रेजों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया, वंशानुगत स्वीकार कर लिया, अंग्रेजों को बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य को अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना पड़ता था और पॉलिटिकल एजेंट किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ेगी और आपसी विवादों में अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ेगा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती सरकार को सैनिक साधन सुपुर्द कर दिए, अंग्रेजों को वार्षिक किराया देने से भी। तो ये भी पॉइंट आपको थोड़े से अच्छे से याद होंगे, तो अपन इसमें अच्छे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। फिर खिराज की राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज के आधार बनाया गया। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान की रियासती निवेशों की सुरक्षा से प्राप्त हुई, पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। उपयुक्त संधियों के कारण राजस्थान के राज्य बहुत प्रभाव पड़ा और कंपनी सरकार ने नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान की राज्य आर्थिक स्थिति। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, इस प्रकार का सिस्टम कर दिया कि ये राजा को कहते हैं, राजा सामंत को कहते हैं, और सामंत से धीरे धीरे इनका शोषण की प्रवृत्ति बढ़ती गई थी। पॉलिटिकल राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। पहले कहा तो था हम कुछ नहीं करेंगे, पर हस्तक्षेप करने लगे। शासन कार्य तथा अधिकारियों में कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगा। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। कंपनी के राज्य की किराया वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे थोपते गए थे और अंग्रेजों राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन में प्रमुख सांभर
जील और मेवाड़ में अफीम उत्पादन पर अधिकार कर लिया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई, जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ता था, और भारी खिराज, ब्याज, अन्य खर्चों को थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा कमजोर से कमजोर होती गई। अब हम बात करते हैं इससे कुछ संबंधित चीज़ों की। राजस्थान में शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों को नियंत्रित स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 की संधियाँ की थी। 1818 की संधियाँ की थी। अब इसको मैंने वैसे पढ़ा हुआ है, इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं आती, आप यहीं से देख लीजिए सीधा। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को, अब ये याद रखना है, डूंगरपुर के शासक कौन थे? जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहाँ का शासक बनाया। अब देखो अंग्रेजों ने भी अपनी क्या की, टांग खिंचाई शुरू कर दी। अब कहा था हम कुछ नहीं करेंगे, फिर करना शुरू कर दिया। इससे वे जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार से जब अंग्रेजों को जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत कर दिया और वहाँ क्रुद्ध होकर के कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। ये जयपुर से संबंधित थे, कप्तान ब्लैक थे। और कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासतों में फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया था। तो इसका मतलब अब ऐसी स्थितियां पैदा होने लग गई थी अंग्रेजों में, और जो शासक थे उनमें आपस में विवाद की स्थिति पैदा हुई थी। और कोटा में हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठ खड़े हुए थे, इतने ज़्यादा इनसे परेशान हो गए थे। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहाँ के आवश्यक राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया था, क्योंकि शासक आवश्यक होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य का प्रशासन अपने नियंत्रण में स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मानसिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। अब ऐसी परिस्थितियाँ बन रही थी तो क्या होगा, क्रांति होगी। ये क्रांति हुई थी वो सैनिकों के द्वारा की थी, और उसमें वैसे सामान्य लोग दूसरे भी थे। अब ये 1 2 3 4 5 7 स्टार क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है। देखो हम इसको ट्रिक्स के द्वारा पढ़ेंगे। किसके द्वारा पढ़ेंगे? ट्रिक, और ट्रिक से याद करेंगे। कोटा, टा का कौन था? बर्टन। जोधपुर के कौन? मौसन। जोधपुर के अंतर्गत अभी मुख्यमंत्री वहाँ के हैं तो मौसन चल रहा है, मौसन हो रहे हैं, खूब सारी गति के कार्यक्रम चल रहे हैं। भरतपुर के अंतर्गत मौरी कौन है? मॉरिशन वहाँ के कोई भरतपुर के राजा हैं, उन्हीं के कोई मित्र होंगे, डांसर होंगे, मॉरिशंस। जयपुर के अंतर्गत लोग क्या है, जो पानी भरने के लिए अभी भी क्या है, ऐसी ईडानी टाइप रखते हैं, ईडन। उदयपुर के अंतर्गत, उदयपुर के वहाँ जिले हैं, पानी की ज़्यादा व्यवस्था है तो सावर्ष के द्वारा नहाते होंगे। शिरोई ह से है, क्या याद रख लेना, जेडी हॉल थे। तो कोटा के बर्टन, जोधपुर के मैकमोसन्स, भरतपुर के मॉरिशंस, जयपुर के ईडन, उदयपुर के सावर्ष, शिरोई के जेडी हॉल थे। ये सारे के सारे क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। अब पॉलिटिकल एजेंट क्या होता था, जैसे भारत के अंतर्गत जो सबसे बड़ा होता था अंग्रेजों में, वो होता था गवर्नर जनरल। और जो गवर्नर जनरल थे उसके नीचे होते थे एजीजी। कौन होते थे? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब भारत के अंतर्गत जो राजस्थान के अंतर्गत जो 1857 की क्रांति हुई है, उस समय कौन थे? लॉरेंस। ये लॉरेंस थे जो एजीजी थे, और ये सारे के सारे क्या थे? पीजी, पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ये गवर्नर जनरल, फिर एडिशनल जो उसके एजीजी थे, और एजीजी के बाद में पीजी थे। इनको आपको बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए, क्योंकि 1857 की क्रांति से यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से ऐसा कोई मुख्य क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, और कोई विशेष बात भी नहीं थी। अब से जनता समझने लगी कि राजस्थान में सामाजिक ढांचा विघटित होने लगा, सामाजिक ये हस्तक्षेप वगैरह करने लगे थे। अब स्थितियाँ पैदा होने लगी थी। इसका मुख्य कारण यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है। 1828 की संधि के बाद में अंग्रेजों ने राजस्थान के राज्यों में प्रशासन और अवांछनीय हस्तक्षेप किए। आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों को विशेष अधिकार पर कुटीरगत राजस्थान की सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप से सर्वत्र असंतोष फैल गया, और राजा, सामंत, साधारण जनता सभी वर्ग असंतुष्ट हो गए थे। तो अब ये क्रांति की स्थिति पैदा करने वाली स्थितियाँ पैदा हो गई थी। अब इसी के अंतर्गत देखो, अब ये हो तो रही थी, बहुत सारे लोगों का सहयोग था, परंतु इसमें कवि कौन थे? कवि बांकीदास थे, राघोदास थे, सांदू गांगजी थे, महाकवि सूर्य मल्ल मिश्र थे। अब इसको 3 स्टार 5 स्टार के अंतर्गत याद कर सकते हो। और यहाँ पर जो अंग्रेजों की जो सैनिकों के लिए 6 छावनियाँ थी, 1857 क्रांतिकाल में 6 छावनियाँ थी, तो इसको याद कर सकते हो। ए, नानी, ब्याव, देख। ए से एरिनपुरा, ना से नसीराबाद, नी से निम्मच, ब्या से ब्यावर, दे से देवली,
और ख से क्या है खेरवाड़ा। ए नानी ब्याव देख, ऐसी ट्रिक से याद करोगे तो आपको याद रह जाएगी। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु फिर भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। ये केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। मेरठ की क्रांति की सूचना जैसे ही एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल था, उसने देसी रियासत शासकों को आवश्यक निर्देश दिए और वे क्रांतिकारियों को अपने राज्यों में न घुसने दे और जो ब्रिटिश सत्ता के विरोध कर रहे हैं उसका कठोरतापूर्वक दमन करें। तो हमने अभी तक जो इतनी चीज़ें पढ़ी है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए हम वीडियो को आज यहीं तक करते हैं, बाकी की क्लास को नेक्स्ट लेंगे। आपको ये चीज़ देखो ध्यान रखनी है। देखो हमने स्टार मेथड वाली चीज़ें आपको वापस से एक बार बताता हूँ। अब यदि इसका रिकॉल करना हो तो अब इतनी सारी चीज़ें पढ़ी। रिकॉल क्या है, सबसे फर्स्ट शासक कब था, चांस क्या था, 1734 में बूंदी के शासक प्रच्युत बुद्ध सिंह ने मराठा साहित्य प्राप्त करके दलेल सिंह वाला गया। दूसरे स्टार का है, साहू ने पेशवा बाजीराव के साथ में चौथ और स्वदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया और जयसिंह ये पराजित होकर के क्या दिए, 28 परगने दे दिए। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत देखो अब क्या दिया, जो हुडा सम्मेलन है जुलाई 17 और जुलाई के अंतर्गत ये भी 7 आ गया, 17 जुलाई 1734 को हुआ था। और इसके बाद में दुर्सराय की संधि को याद रखना 1738 में किस किस के हुई थी, मुगल सम्राट की ओर से निजाम था और मराठों के बीच के मध्य अपमानजनक संधि। मराठों को मालवा की इसमें मुगल हार गए थे और मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए देने पड़े थे। तुंगा की युद्ध प्रताप सिंह और माजी सिंधिया के बीच में हुआ था और इसमें भी मराठों को परास्त होना पड़ा था। नेक्स्ट देखो स्टार यहाँ पे लिखा हुआ, जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में प्रतिनिधि भेजा, इनसे मित्रता की कोशिश की थी। फिर लॉर्ड लेक वाला याद रख लेना। लॉर्ड लेक ने कौन सा युद्ध किया था इसके साथ में, लॉर्ड लेक और सिंधिया के मध्य हुआ था, लशवाड़ी का युद्ध हुआ था, ये याद रह गया। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ से ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो कोटा रियासत के इनमें भी जो स्टार लगाने हैं, कोटा के राम सिंह, जोधपुर के तखत सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, सिरोही के शिव सिंह, करौली के मदन पाल, टोंक के वजीरुद्दौला, बूंदी ग्राम सिंह, अलवर के विनय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह और ये वगैरह आ गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंतर्गत स्टार वाली बात क्या है। यहाँ रियासतें कितनी थी, 20 रियासतें थी और 17 राजपूतों की, 2 जाटों की, 1 मुस्लिम की थी। 1823 में सबसे अंत में किसने किया था, सिरोही के अंतर्गत किया था। अब इसमें कोई स्टार वाली बात नहीं आ रही है। अब यहाँ पर स्टार वाला बात यही आ रही है। अब इन्होंने जो अंग्रेजों ने इनके साथ में जो बदसलूकी करनी शुरू की, तो अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी हटा करके वहाँ किसको कर दिया, दलपत सिंह जी को कर दिया था। अब इसके पॉलिटिकल जीजी के बाद में एजीजी और पीजी, इसके पॉलिटिकल कोटा के बर्टन, जोधपुर के मौसम्स, भरतपुर के मॉरिसन, जयपुर के ईडन, उदयपुर के शावर, सिरोही के जेडी हॉल थे। अब इसी के अंतर्गत देखो नेक्स्ट आ जाओ यहीं पर। अब इसमें स्टार वाले में कौन कौन से हैं, ये कवियों के नाम ध्यान रखने, बाकीदास, राघोदास, सांदू गंगा जी, महाकवि। इससे आपको टाइम पीरियड का पता रहेगा। इसमें पूछ लेते हैं सैनिक छावनियाँ, ए नानी ब्याव देख, ए से एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर के बाद में देवली और खेरवाड़ा, ये इस प्रकार की थी। तो अपन ने इसको मुश्किल से 2 या 4 मिनट के अंतर्गत रिवीजन कर लिया है। बाकी हम कल इसको नसीराबाद की क्रांति से लेंगे। इसके बाद में हम इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सारे सारे लेंगे। आपको सिलेबस की कम से कम 3 या 4 कॉपी लेकर के, एक कॉपी को आपके जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, एक लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे तो लाइब्रेरी में, घर पे पढ़ते हैं तो घर पर, सब जगह पर इस प्रकार के सिलेबस के आपको पिन पॉइंट एक पॉइंट आपको याद होने चाहिए। कैसे याद होने चाहिए, तो ये 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, 10 से 12 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आपको 12 के 12 पॉइंट बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। अब इसका तो आगे और अच्छे से जो डिस्क्राइब करके सिलेबस आएगा उसको भी अपन लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये इसके अंतर्गत हमने मुख्य चीज़ों का रिकॉल और रिवीजन किया है। बाकी कल हम इसको नसीराबाद क्रांति को भी स्टार मेथड के द्वारा ही पढ़ेंगे। थैंक यू।